Hello students, good morning. Now we will start the chapter 5 of history when people rebelled 1857 and after. जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन होता है वो एक रिजल्ट होता है उन पॉलिसीज़ का जो अंग्रेज़ों ने इंडियन लोगों के ऊपर लगाई हुई थी। और ये जो रिवॉल्यूशन होता है ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन होता है। इसके बाद इंडियन जो लोग थे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया था और अंग्रेज़ लोग थे वो डरने लगे थे कि इंडियन लोग जो थे कभी भी रिबेलियन कर सकते हैं। तो आइए हम इसको चैप्टर को पढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें जानते हैं, हमारे जो इतिहास होता है उनके बारे में। पॉलिसीज़ एंड द पीपल, क्या पॉलिसीज़ होती है अंग्रेज़ों की, ये देखिए पॉलिसीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। In the previous chapter, you have looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. Kings, queens, peasants, landlords, tribal soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and action that harm their interest or go against their sentiments. कि जो हर जो वर्ग था वो अंग्रेज़ों से परेशान था, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, आम लोग हो, पीजेंट हो, लैंडलॉर्ड हो, ट्राइबल्स हो, सोल्जर्स हो। जैसे कि हमने पीछे के चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था कि पीजेंट्स क्यों परेशान थे, क्योंकि उनके ऊपर लगान थोपा था, रिवेन्यू जो होता है वो लगाया जा रहा था उनके ऊपर, और हाई टैक्सेस जो होते थे उनसे वसूल किए जाते थे और उनसे ज़बरदस्ती जो क्रॉप्स उगाई जाती थी कि भाई आप लोगों को ये वाले क्रॉप्स उगाने, जैसे कि नील विद्रोह जब हम देखते हैं तो नील की जो खेती थी उनसे ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। उनके अपने लैंड होते थे लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो ज़बरदस्ती करते थे, तो इस तरह से वो अनसेटिस्फाइड थे। ऐसे ही हमने इससे पीछे चैप्टर पढ़ा था, ट्राइबल ग्रुप्स जो थे, जो ट्राइबल पीपल थे वो भी इनसे परेशान थे क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते थे और अंग्रेज़ जो थे उन्होंने फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल कर लिया था और वहाँ पर वो अपने तरीके से उसको हैंडल करते थे। ऐसे सोल्जर्स होते हैं कि सोल्जर्स जो थे वो भी परेशान थे, जो सिपाही होते हैं कि अंग्रेज़ों की सेना के अंदर जो सिपाही होते थे उनसे भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके साथ। एक तो अंग्रेज़ों को ऊंचा पद प्राप्त था, जो हाई पोस्ट होती थी वो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए होती थी, जो नीचे की पोस्ट होती थी वो सिर्फ इंडियंस के लिए होती थी और उसमें भी वो भेदभाव करते थे। और फिर ये एक अफवाह फैल गई थी कि ये जो हथियार यूज करते हैं सिपाही, उनके अंदर गाय और सूअर जो होती है उसकी चर्बी लगाई जाती है जो ये मुंह से काटते थे, तो इस तरह से इनके अंदर क्या भर गया, असंतोष भर गया, तो ये रिबेलियन के कारण बनी। हम आते हैं नवाब्स लूज देयर पावर, कि बिफोर 1947 इंडिया के अंदर क्या था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर राजाओं का शासन होता था। जैसे कि आपने मौर्य काल देखा, आपने गुप्त काल देखा, आपने मुगलों को देखा, आपने उससे पहले कुषाण, शक, मतलब ये जो डायनेस्टीज़ थी हमारी, इनमें राजाओं का शासन चलता था, किंग्स का। तो जो लास्ट जो डायनेस्टी होती है वो आपकी मुगल होती है, जो बाबर से चलती है, जो हमने अपने पीछे के चैप्टर में पढ़ा। बाबर के बाद हुमायूं राजा बनता, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद आपका जो सलीम होता है, जहांगीर, उसके बाद शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, और उसके बाद उसका बेटा होता है अकबर। लेकिन लास्ट जो मुगल एम्पायर होता है अंग्रेज़ों के टाइम में वो होता है बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पर उसकी कहानी कही बोली गई है कि सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड, they had gradually lost their authorities and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers had reduced, their armed force disbanded and their revenues and territory taken away by states. It means कि जो 18th सेंचुरी होती है उसके मिड में क्या होता है कि राजा और जो नवाब थे उनकी जो पावर होती थी वो धीरे धीरे छिनने लगी थी। उनकी जो सम्मान होता था उसमें भी वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे। बहुत सारे जो कोर्ट्स होते थे उनके अंदर रेजिडेंट उन्होंने तैनात कर दिए और जो स्थानीय शासक थे, जो उस वहाँ के जो रेजिडेंट रूलर होते हैं उनकी जो फ्रीडम होती थी वो घटती जा रही थी। किस वजह से? क्योंकि जो रेजिडेंट होते थे वो हर टाइम वहाँ पर
तैनात होते थे तो वो अपनी नज़र रखते थे राजाओं पर कि वो क्या कर रहे थे। इस तरह से उनकी जो फ्रीडम थी, उनकी जो प्राइवेसी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। उनकी जो सेनाएं होती हैं उनको डिसबैंड कर दिया उन्होंने, भंग कर दिया कि आप इतनी ज़्यादा सेना नहीं रख सकते हो। और उनसे जो वसूली की जाती थी, रिवेन्यू जो लिए जाते थे, वो अधिकार और इलाके जो थे एक एक करके उनसे छीन लिए गए। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती है ये भी अनसेटिस्फैक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। कई फैमिलीज होती थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से अपने हितों की रक्षा के लिए बातचीत भी की। उसके अंदर एक एग्जाम्पल आता, फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडोप्टेड सन एज हेयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। यहाँ पर आपने सुना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की जो रानी होती है लक्ष्मीबाई, बहुत बहादुर होती थी। वो अंग्रेज़ों से बहादुरी से लड़ती थी और अंग्रेज़ जो थे वो खौफ खाते थे रानी लक्ष्मीबाई से। वो डरती नहीं थी, अंग्रेज़ों को डरा कर चलती थी। तो उसने अपना दत्तक पुत्र गोद लिया था। जब उनका जो हस्बैंड होता है गंगाधर राव, उनकी डेथ हो जाती है तो वो कहती है कि इनकी डेथ के बाद मेरा जो बेटा होता है उसको राजा बनाया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी चलाई हुई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। उसमें क्या था कि जिस भी राजा की कोई अपनी संतान नहीं होती थी, उसके बाद उसके राज्य को, और वो मर जाता था, उसके बाद उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेते थे। तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मेरे बेटे को राजा बनाया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसे ही नाना साहिब थे जो कि अडोप्टेड सन होते हैं किसके, वो होते थे आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय के। प्लीड दैट ही गिवन हिज फादर पेंशन व्हेन द लेटर डाई, हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपेरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दीज प्लीज। हालांकि जो कंपनी होती है उसने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि बाजीराव का जो दत्तक पुत्र होता है नाना साहिब, वो कहता है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद उसको जो पेंशन मिलती थी वो मुझे दी जाए। कंपनी ने उसको मना कर दिया क्योंकि वो सुपेरियरिटी और मिलिट्री पावर में चूर थी, अपने नशे में चूर थी, इसलिए उसने उसको मना कर दिया। अवध was one of the last territory to be annexed in 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. अवध जो था उसको अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में लिया तो वो आखिरी रियासत होती थी। 1801 में अवध को एक जो सब्सिडरी अलायंस होती है उसके थ्रू उसको अपने राज्य में मिला लिया, सहायक संधि जिसको बोला जाता है। 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। जो गवर्नर जनरल होता है डलहौजी डिक्लेयर दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। जो गवर्नर जनरल होता था उस टाइम लॉर्ड डलहौजी, उसने ये ऐलान कर दिया कि शासन को ठीक ढंग से चलाया जा रहा है या नहीं, ये देखने के लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश का कंट्रोल होना ज़रूरी है। कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड। कंपनी ये भी प्लान कर रही थी कि जो मुगल डायनेस्टी होती है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, उसने ये भी प्लान कर लिया था। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो सिक्के चलाए उनसे उसने जो किंग के नाम से जो सिक्के चलते थे उन्होंने उसके नाम को हटा दिया। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड इट। तो जो गवर्नर जनरल डलहौजी होता है उसने ये अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद उसकी फैमिली को लाल किले से हटाकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would just be called princes. Only उनको राजा बुलाया जाएगा। जो गवर्नर जनरल कैनिंग होता है उसने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद कोई भी उसमें राजा नहीं बनेगा मुग़ल के अंदर। उनको सिर्फ किस नाम से जाना जाएगा, सिर्फ राजकुमार के रूप में जाना जाएगा। अब हम देखते हैं कि पीजेंट और सिपॉइज होता है उनके साथ क्या
चीज़ें होती। इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार रिजेंटेड द हाई टैक्सीज एंड द रिसीट मेथड्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। यहाँ पर जो पीजेंट और जमींदार होते थे गांव में उन पर भारी भरकम लगान और वसूली की जाती थी। उनके तौर तरीक़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। सम ऑफ न्यू रूल्स moreover violated their religious sensibility and beliefs. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste. इट मीन्स कि कई नियम जो थे उनकी धार्मिक जो भावनाएं थी, जो रिलीजियस उनकी सेंटिमेंट्स होती थी, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाती थी। कि आप जानते हैं कि उस ज़माने में लोग जो थे समुद्र पार नहीं जाते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारा जो धर्म होता है वो भ्रष्ट हो जाएगा। सो व्हेन इन 1824 द सिपोई वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर कंपनी। जब उनको 1824 के अंदर सिपाहियों को ये बोला गया कि आपको बर्मा जाना है सी रूट से कंपनी के लिए फ़ाइट करने के लिए, दे रिफ्यूज़ टू फॉलो द ऑर्डर, तो उन्होंने उस ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया। दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट, वो लैंड रूट से जाने के लिए तैयार थे। दे वर सेवरली पनिश्ड एंड सिंस द इश्यू डिड नॉट डाई डाउन, उनको बुरे तरीके से पनिश किया गया क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, इन 1856 द कंपनी पास ए न्यू लॉ विच स्टार्टेड दैट every new person who took up employment in company army had to agree sever overseas if required. ये बोला गया कि नया कानून बनाया उन्होंने कि इस कानून में क्या कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। उन्होंने ये ऑर्डर निकाला। सिपोई ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सिपोई जो थे वो इस हालत से, गांव की हालत से भी परेशान थे, मतलब पीछे से भी वो परेशान थे। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो गांव में रहती थी। सो द एंगर ऑफ पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द स्पॉयज, इसलिए किसानों का जो गुस्सा था जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, क्योंकि उसके अंदर जो सिपाही होते थे कुछ किसान भी होते थे। अब हम आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। ये देखिए, रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म, कि रिफॉर्म्स जो थे वो क्या होते थे, जो रेस्पॉन्स होता है रिफॉर्म का। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। अंग्रेजों ने हम पर शासन करने के अलावा कुछ अच्छी चीज़ें भी इंडिया के अंदर उन्होंने अनेक्ट की। उन्होंने जो सती प्रथा होती थी उस टाइम उसको बंद किया। उसमें क्या था कि जब कोई आदमी मर जाता था तो उसके साथ उसकी चिता में उसकी अपनी जो वाइफ होती थी उसको भी उसके अंदर जलना पड़ता था। तो ये एक बुरी प्रथा होती थी, क्योंकि एक जिंदा इंसान को जब जलाया जाता है तो ये एक बहुत ही घटिया काम था जो उस टाइम इंडिया के अंदर होता था। और अंग्रेज़ों ने इस प्रथा को बंद करवाया, इस सिस्टम को उन्होंने बंद करवाया। विडो रीमैरिज उन्होंने एनकरेज किया, विडो रीमैरिज को, कि विधवा विवाह होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिविटी प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो एजुकेशन थी उसको जमकर प्रोत्साहन दिया गया, उसको एनकरेज किया गया। आफ्टर 1803 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शंस फ्रीली इन इट डोमेन्स एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। इसमें क्या था कि 1830 के बाद कंपनी ने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको खुलकर काम करने, यहाँ तक कि जो ज़मीन और संपत्ति थी उसको अपने पास रखने की भी उन्होंने छूट दे दी। इन 1850 इन न्यू लॉ and even on land and property in 1850 a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed on Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor. 1850 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें क्या था कि जो क्रिश्चियंस रिलीजन जो होता है उसको अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में क्या दिया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति
क्रिश्चियन रिलीजन को अपनाता है तो उसके जो पुरखों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उस पर उसका पहले जैसा ही अधिकार रहेगा। उनको मतलब लालच दिया जा रहा था कि उनको क्रिश्चियन कैसे बनाया जाए। मैनी इंडियंस बिगिन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन्स, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। अब वो हर तरीके से इन्वॉल्व करने लग गए अंग्रेज जो थे, क्योंकि वो एक व्यापारी बनकर आते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो जितनी भी यहाँ की कंडीशंस होती हैं उन सब पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, रिलीजन में भी, सोशल में भी, इकोनॉमिक के अंदर तो वो थी। तो इससे इंडियन जो थे वो ये सोचने लगे कि ये हमारा जो रिलीजन होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आए, हमारे कस्टम्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और हमारा जो वे ऑफ लाइफ होता है हमारे ट्रेडिशन के अंदर उसको ये चेंज करना चाहते हैं। There were of course other Indians who wanted to change existing social practice. You will read about these reforms and reform movement in chapter 7. दूसरी तरफ ऐसे इंडियंस भी थे जो उस टाइम की जो सोशल प्रैक्टिस जो होती है उसमें क्या चाहते थे, चेंजेस चाहते थे। तो इन सुधारकों, उनके आंदोलन के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में हम चैप्टर 7 में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर आगे देखेंगे थ्रू द आई ऑफ द पीपल। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल की जनता की नज़र से हम देखते हैं। टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स 1 एंड 2। यहाँ पर सोर्स 1 और 2 एक केस स्टडी दी हुई है। उसको देखने में, उसको पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि उस ज़माने में लोग जो थे अंग्रेज़ों के शासन के बारे में क्या सोचते थे। ये देखिए, हम देख लेते हैं एक बार। द लिस्ट ऑफ 84 रूलर्स, जो 84 रूलर्स थे उनकी यहाँ पर सूची होती है। गिवन हेयर एन एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक माजा पारवास, जो माजा परवास रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे, ए ब्राह्मण फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र। ही एंड हिज अंकल and set out to attend a yajna. Being organized in Mathura, Vishnu Bhatt writes that they meet some spy on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive unhealed was going to break out in 3 days, the spy said. यहाँ महाराष्ट्र का एक गांव होता है, उसमें रहने वाले विष्णु भट्ट गोडसे जो थे उनकी एक पुस्तक होती है माजा प्रवास। उसमें कुछ लाइनें लिखी हुई है जिसमें हम आपको ये पढ़ के बता रहे थे कि उसमें बता रहे हैं कि विष्णु भट्ट उसको चाचा जो होता है जब मथुरा में जा रहे थे कि यज्ञ के लिए, तो वो लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से होती है जो उन्हें सलाह देते हैं कि वो वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, कोहराम मच जाएगा। ऐसा सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था कि आगे जो लाइनें लिखी हुई होती है। द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। दे हैड मेड ए लिस्ट ऑफ 84 rulers and announced these in gathering of all being kings and princes in Calcutta. They said that the king refused to accept these rulers and warned the English of dire consequence of massive upheaval if these are implemented, that the king will return to their capitals in great anger. It means कि अंग्रेज सरकार जो होती है हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर खड़ी हुई है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजा और राजकुमार जो होते हैं उनकी मौजूदगी में यह ऐलान कर दिया है। उन्होंने मतलब सिपाहियों ने ये भी बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को इसका रिजल्ट भोगने की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। All the big peoples began making plans. A date was fixed for war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonment. मतलब तमाम बड़ी योजनाएं बना रहे थे। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार कर विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। अब हम आगे देखते हैं केस स्टडी 2 जो होती है उसको देखते हैं। अब ये देखिए केस स्टडी 2 में आते हैं कि देयर वाज शोन एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट।
अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। जल्दी हर टुकड़ी में क्या हुआ, एक्साइटमेंट छा गई। ये जो चीज़ें थी